नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। रांची में लॉ की छात्रा से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इन सभी को गैंगरेप, अपहरण, साजिश और मारपीट समेत कई धाराओं में दोषी पाया गया है। सजा के बिंदुओं पर सोमवार को सुनवाई होगी। रांची की निर्भया को मिला इंसाफ। लॉ छात्रा से गैंगरेप मामले में फैसला। गैंगरेप के 11 आरोपी दोषी करार। रांची में लॉ की छात्रा से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इन सभी को साजिश के तहत अगवा करने और गैंगरेप का दोषी पाया गया। सजा की बिंदु पर सोमवार को सुनवाई होगी। 21 गवाहों को गवाही हुई थी। इसमें से सभी गवाह प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट किए हैं, जिसमें आज कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को दोषी पाए हैं। 376D, 311, 379, 120 भी इसमें दोषी पाई गई, जो सजा के बिंदु पे सुनवाई 2 मार्च मंडे को। सजा सब में अलग अलग है ना। ये जो 366 है, 376GD है, 323 है, 34 है, 120B है ना, 411 है। घटना पिछले साल 26 नवंबर की है। पीड़ित छात्रा अपने एक दोस्त के साथ बस स्टॉप पर बैठकर बात कर रही थी। इस दौरान एक ऑल्टो कार में सवार 6 युवक वहां आए और छात्रा के साथ छेड़खानी करने लगे। सभी युवक नशे में थे और उनके पास हथियार भी था। छात्रा के दोस्त ने जब छेड़खानी का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। फिर दरिंदों ने छात्रा को जबरन कार में बिठाकर पास के गांव स्थित एक ईंट भट्टे के पास ले गए और जहां बारी बारी से रेप किया। बाद में दरिंदों ने छात्रा को वापस बस स्टॉप पर लाकर छोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में 24 घंटे के भीतर सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही 24 दिन में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। आरोपियों में एक नाबालिग है। ऐसे में नाबालिग आरोपी को छोड़कर बाकी सभी 11 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। घटना के 100 दिनों के भीतर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया। जो अधिकतम सजा है जो वो होगी 376D में, ठीक है। उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट है, ठीक है, और मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 20 ईयर्स है। अगर कुछ भी यहाँ वर्डिक्ट होगा उसके अगेंस्ट में मैं आगे बढ़ूंगा। सोमवार को कोर्ट में सजा पर सुनवाई होगी, लेकिन दोषियों के वकील ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। नौशाद आलम, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जनता के काम से जुड़े विभागों में भ्रष्टाचार से पर्दा हटाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आज रांची और धनबाद नगर निगम के कार्यालय में छापेमारी की, लेकिन रांची की मेयर ने एसीबी की कार्रवाई को सरकार की साजिश का हिस्सा बता दिया। शपथ ग्रहण के बाद ही हेमंत सरकार ने साफ कर दिया था कि झारखंड में अब भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं होगी, जिस पर अमल करते हुए नगर निगम में भ्रष्टाचार को रोकने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रांची और धनबाद नगर निगम के दफ्तर में कामकाज की पड़ताल शुरू की तो हड़कंप मच गया। रांची के महत्वपूर्ण कार्यालय जो पब्लिक से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जहां से पब्लिक का डीलिंग डायरेक्टली होता है, उसमें एक प्रिवेंटिव चेक किया जा रहा है कि क्या कमियां हैं, किस तरह से उसको सुधार किया जाए। इधर रांची नगर निगम में एसीबी की टीम की दबिश पर मेयर आशा लकड़ा आग बबूला हो गई और नियमों का पाठ पढ़ाते हुए एसीबी की टीम को ये कहकर बेरंग लौटा दिया कि बिना पूर्व सूचना के आपने नगर निगम के दफ्तर में घुसने की हिम्मत कैसे की। और तो और आशा लकड़ा ने एसीबी की प्रिवेंटिव जांच को भी सियासी साजिश का हिस्सा बता दिया। सरकार की सोची समझी साजिश है, वो अपना काम सही सलामत नहीं कर पा रही है। और जहां भी इस टाइप का काम हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, आप देख रहे होंगे नगर निगम कितना विकास की गंगा बहा रही थी और काम कर रही थी। आपने कहीं ना कहीं एसीबी को भेज करके एक साजिश के तहत पूरा नगर निगम का काम को बाधित कर दिए। इधर रांची की एक टीम ने धनबाद नगर निगम में भी दबिश दी, जिसके बाद कार्यालय में सन्नाटा पसर गया। एसीबी के अधिकारी नगर निगम की तमाम योजनाओं और कागजातों की पड़ताल में जुट गए। इसमें सारे विभागों की कामकाज की हो रही है या पार्टिकुलर कुछ गड़बड़ियां घपला है उसकी भी जांच हो?
ये पर्टिकुलर कुछ डिपार्टमेंट पे फिलहाल शुरू किया गया है। जैसे उसमें कौन कौन से ODF वगैरह है? अभी तो हम लोग यहाँ नगर निगम में ही ये कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अब एसीबी की छापेमारी को रांची के मेयर भले ही सरकार के इशारे पर साजिश बता रही हो, लेकिन सवाल है कि अगर नगर निगम में सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है तो एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई से नगर निगम के मेयर और पार्षदों को आपत्ति क्यों है? न्यूज 18 के लिए धनबाद से अभिषेक कुमार के साथ रांची से नौशाद आलम और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति से पहले झारखंड में आयकर वसूली को लेकर मुहिम तेज हो गई है। मंगलवार को रांची, हजारीबाग, धनबाद और बोकारो में कई ठिकानों पर कार्रवाई के बाद अब देवघर के 4 बड़े डॉक्टरों को 1 करोड़ रुपए अतिरिक्त टैक्स भरने का नोटिस जारी किया गया है। तो धनबाद में फर्जी कंपनियों पर शिकंजा कसने के साथ ही सेल्स टैक्स वसूली की भी कार्रवाई तेज हो गई है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के पूरा होने में महज अब 1 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में आयकर विभाग ने टैक्स चोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में देवघर के 4 नामी डॉक्टरों को आयकर विभाग ने करीब 1 करोड़ रुपए अतिरिक्त टैक्स के रूप में जमा करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें डॉक्टर अविनाश कुमार, डॉक्टर राजेश प्रसाद, डॉक्टर संजय कुमार और डॉक्टर सिकंदर सिंह के नाम शामिल हैं। इन सभी को 25 मार्च तक अतिरिक्त टैक्स भरना होगा। उसका जो रिटर्न में जितना इनकम दिखाते हैं वो सही है कि नहीं, कि यही जांच करने के लिए हम लोग स्पॉट वेरिफिकेशन जिसको सर्वे के दौरान करते हैं। तो इसी में ही जो हमारे डिसीजन से मिलता है, तो यही है सब में। लक्ष्य के मुताबिक टैक्स वसूली को लेकर सेल्स टैक्स विभाग भी रेस हो गया है। धनबाद में विभाग ने 1363 करोड़ 4 लाख रुपए टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा है, जिसमें से जनवरी तक 901 करोड़ 76 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है। यानी पिछले 10 महीने में महज 66% और अब फरवरी मार्च में 34% टैक्स वसूलने हैं, जो एक बड़ी चुनौती होगी। जो हमारे व्यवसायी बंधु लोग हैं, पहले वो विवरणियां समय से दाखिल करें और टैक्स का पेमेंट सही ढंग से करें। धनबाद में वाणिज्य कर विभाग के निर्देश पर की गई जांच में जुलाई 2017 से अब तक रजिस्ट्रेशन कराने वाली 323 कंपनियों में 58 कंपनियों का अस्तित्व ही नहीं मिला। जांच के नाम और पते भी गलत पाए गए। ऐसे में 54 फर्जी कंपनियों का डीम रजिस्ट्रेशन मानते हुए GST रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। कार्रवाई की तलवार लटकी है। झारखंड से सालाना करीब 10,000 करोड़ रुपए टैक्स मिलता है और मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में कर वसूली में और सख्ती बढ़ती जाएगी, जिसके लिए पूरे राज्य में आयकर का सर्वे शुरू हो गया है, जो पूरे मार्च महीने तक जारी रहेगा। न्यूज 18 के लिए देवघर से ऋतुराज सिन्हा के साथ धनबाद से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। खबर बोकारो से। आज विस्थापितों ने यहां जमीन के लिए सड़क पर जंग छेड़ दी। इस दौरान हंगामा भी हुआ और बातचीत का रास्ता भी खुला, लेकिन सवाल कायम है कि अगर ग्रामीणों से जमीन ली गई तो उन्हें नौकरी में नियोजित क्यों नहीं किया गया। बोकारो में सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे ये लोग जमीन के लिए जंग लड़ रहे हैं। जुलूस की शक्ल में महिला और पुरुष बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन 1 किलोमीटर पहले जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो बवाल मच गया। प्रदर्शनकारी हर हाल में बैरिकेडिंग तोड़कर BSL के प्रशासनिक भवन की ओर बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा। विस्थापितों का आरोप है कि जमीन तो उनसे ले ली गई, लेकिन उन्हें नियोजित नहीं किया गया। प्रदर्शन में शामिल इस महिला का दर्द आप इसे देखकर समझ सकते हैं। हंगामे को देखते हुए चास के CEO, BSL के अधिकारी और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता हुई और 12 मार्च को बातचीत कर आगे का रास्ता निकालने का फैसला लिया गया। अब इंतजार है 12 मार्च का, जब इन विस्थापितों के दर्द पर मरहम लगेगा या एक बार फिर ये चले जाएंगे।
बोकारो से न्यूज 18 के लिए ज्ञानेंदु जयपुरियार की रिपोर्ट। खबर रांची से, जहां एचईसी के तीनों प्लांट के कामगार काम छोड़कर बाहर निकल आए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल प्लांट के मजदूरों के पे रिवीजन की मांग पर बैठक में कोई चर्चा नहीं होने से मजदूरों में नाराजगी है और गुस्साए मजदूरों ने प्लांट में काम का बहिष्कार कर दिया। इनकी मांगों में वेतन बढ़ोतरी, सप्लाई मजदूरों का स्थायीकरण, ग्रेच्युटी और ठेका मजदूरों को बैंक पेमेंट प्रमुख है, जिन पर एचईसी प्रबंधन चुप्पी साधा है। मजदूरों में आक्रोश है। अब तीनों प्लांटों में काम करके भी हम लोग सब बंद किए हुए हैं और प्रबंधन जब तक मजदूर की मांग को लेकर अगर कोई बात नहीं रखती है तब तक हम लोग आंदोलन जारी है। झारखंड में 28 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है और सत्र शुरू होने से पहले कल सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री के आवास पर होने वाली इस बैठक के बाद महागठबंधन विधायक दल की बैठक भी होगी। जेएमएम ने उम्मीद जताई है कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष जनादेश का सम्मान करते हुए सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाएगा। सबों को अपनी अपनी जवाबदेही निभानी है, तो उस हिसाब से सत्तारूढ़ दल भी अपनी तैयारी में रहेगा और स्वाभाविक है कि विपक्ष को भी तैयारी में रहना चाहिए और विपक्ष को जो जनादेश मिला है उनको सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक भूमिका में विपक्ष रहेगा। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आज विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बजट सत्र के दौरान माननीय विधायकों के सवाल का जवाब तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्री ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने ये भी ताकीद की कि सवाल का जवाब उलझाने वाला ना हो बल्कि सुलझाने वाला हो। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में कॉलेजों के अनुदान को बढ़ाने की भी योजना है ताकि वैसे कॉलेजों के शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय मिल सके। निजी विद्यालय में फी बढ़ोतरी को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि डीसी स्तर पर बनी कमेटी को एक्टिव किया जाएगा। मीटिंग का मूल बात यह था, अभी मेरा क्वेश्चन सदन का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन पर हम लोग उस पर डिस्कस हुआ कि जो उलझाने वाला जवाब नहीं, सुलझाने वाला जवाब माननीय को दीजिए। जो काम का चीज़ है काम का जवाब दीजिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता 28 फरवरी को रांची में समीक्षा बैठक करेंगे। आरजेडी के प्रदेश प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में सभी चुनावी प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव समेत आरजेडी कोटे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल होंगे। बैठक में पार्टी के परफॉर्मेंस, संगठन विस्तार पर चर्चा होगी। साथ ही संगठन को और धारदार बनाने पर जोर दिया जाएगा। 2019 में और सातों विधानसभा का सघन समीक्षा बैठक होगा और बाकी सब जिलाओं में, रेस्ट जिलाओं में सभी जिलाध्यक्ष से जो क्या प्रोग्रेस है दल का, इस पर समीक्षा होगा। बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में जाने के साथ ही दुमका उपचुनाव में बीजेपी से प्रत्याशी को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री सीबी सिंह ने भी ऐलान कर दिया कि डॉक्टर लुइस मरांडी ही बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। ऐसे में हेमंत सोरेन की दुमका सीट छोड़ने के बाद भले ही उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी दुमका में एक बार फिर से दम दिखाने के लिए सत्ताधारी जेएमएम और विपक्षी बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हम विधायक हैं, विधायक रहते विधायक के चुनाव लड़ना ये तो मैं सोच नहीं सकता हूँ। बाकी दुमका में जो उपचुनाव होगी तो पार्टी दमखम से चुनाव लड़ेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में वहाँ से तो लुइस मरांडी चुनाव चुकी हार चुकी हैं, लेकिन फिर भी लुइस मरांडी को भी मिलेगा ऐसा मेरी सोच है। पार्टी क्या निर्णय लेती है तो पार्टी को निर्णय लेना है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं पर एक तरफ जहां बिजली बिल के रूप में अतिरिक्त बोझ बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, तो वहीं एक अच्छी खबर यह कि आने वाले दिनों में कम से कम 20 घंटे बिजली मिलने लगेगी। ये बातें कही हैं झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के न्यायिक सदस्य प्रभाष कुमार ने। उन्होंने कहा कि सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगवाया जाएगा। जो प्रीपेड होगा उससे पता चलेगा कि कितनी देर बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि अगर 20 घंटे से कम बिजली मिलती है तो बिजली आपूर्ति कंपनी को हर्जाना देना होगा। वो जिसको मुफ्त बिजली देती है तो जो बिजली का बिल दे रहे हैं उन्हीं पर वो भार लोड शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे झारखंड में हम लोगों ने 20 घंटा मिनिमम बिजली देने की बात कही है, अगर उससे बिजली कंपनी कम बिजली देती है तो उसको हर्जाना देना पड़ेगा।
खूंटी में एक मानव तस्कर ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना तबकरा की है, जहां एक शख्स ने उसे नौकरी का झांसा देकर दिल्ली ले जाने का ऑफर दिया, लेकिन जब महिला तैयार नहीं हुई तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और धमकी के डर से महिला ने यह बात किसी से बताई नहीं, जिससे आरोपी का दुस्साहस बढ़ गया और उसने दोबारा उस महिला के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद महिला ने सीएम आवास पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है, इस पर सीएम ने खूंटी एसपी को त्वरित कार्रवाई कर महिला को इंसाफ दिलाने का निर्देश दिया है। वो थाना के लोग उसके आवेदन पर काम नहीं किए, वो मानव तस्कर के आवेदन पे काम किए और उसके पति को एवरीडे वो लोग गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं। उसके जो पीड़िता है उसके पति को आज हम लोगों ने उनका साथ दिया और वो सीएम से मिली और मिलने के बाद वहाँ से एसपी साहब को फोन गया, तो हमें तो उम्मीद है कि कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर। बड़ी खबर सिमडेगा से है, जहां नव चयनित होमगार्ड जवानों को अब तक ट्रेनिंग में नहीं भेजे जाने और उनसे 1-1 हजार रुपए लेने का मामला तूल पकड़ने लगा है। होमगार्ड जवानों ने पैसे वापसी के लिए सीएम को आवेदन देने की बात कही है। उनका आरोप है कि जल्द ट्रेनिंग कराने के नाम पर उनसे पैसे वसूले गए और अब पैसे भी वापस नहीं किए जा रहे। वहीं इस मामले में कंपनी कमांडर ने सफाई देते हुए कहा कि उनसे भाड़े के नाम पर पैसे कलेक्ट किए गए थे, लेकिन ट्रेनिंग में लेट होने पर उन्होंने खुद कहा कि वो अपने पैसे वापस ले लें। बता दें कि कंपनी कमांडर पर 362 जवानों से हजार रुपए लेने का आरोप है। बैठक रखे हैं जिसमें कि ट्रेनिंग को लेकर के गुमराह बनाया जा रहा है। ऑफिस तरफ से ट्रेनिंग के लिए 1-1 हजार रुपये पर व्यक्ति से लिया गया है और इस सर प्रभात सर, दीपक सर और श्याम सर तीनों मिल के लिए हैं। जल्दी ट्रेनिंग कराएंगे और मुख्यालय में जल्दी आदेशित करवाएंगे बोल कर। हम लोग बोले कि नहीं, जितना भी पैसा दिए हैं उसको एक ही बार दे दीजिए, वापस करिए। लेकिन प्रभात सर यही हमको बोले कि पैसा हम नहीं देंगे, तुमको जो करना है, तुम लोग को जो भी करना है तुम कर सकती हो, तुम लोग कर सकती हो। अभी जब आए हैं ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग को रांची दौड़ धूप करना है, सबों के ओर से हम लोग दौड़ धूप करेंगे, हम लोग को इकट्ठे पैसा हम लोगों को दे दिया जाए, ये बोल रहे थे, जो कि गलत। हम बोले कि जो बाकी थे, जो जिन्होंने नहीं लिया है उनका पैसा हम वापस कर रहे हैं। गोड्डा में एक फौजी की बेटी के साथ उसके ससुराल वालों ने बुरी तरह मारपीट की है। गुजरात के कच्छ में बीएसएफ में तैनात गोपाल ठाकुर ने बेटी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं फौजी पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि अनुपमा की शादी को 9 साल हो चुके हैं, लेकिन पैसे को लेकर अक्सर ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते रहते थे और उसके पिता भी लोक इलाज के डर से पैसे देते आ रहे थे, लेकिन हद पार होने पर उन्होंने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। खबर जमशेदपुर से, यहां जुस्को के प्रयास से कचरों में फेंके गए प्लास्टिक का इस्तेमाल अब सड़क निर्माण में हो रहा है, जो सफल भी है और टिकाऊ भी। जमशेदपुर की चिकनी सड़क पर फर्राटा भरते लोगों को शायद ही ये पता होगा कि जिस सड़क पर वो दिन रात चलते हैं वो प्लास्टिक से बनी है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। कचरों में पड़े प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सड़क बनाने का काम जुस्को ने शुरू कर दिया है, जो आम सड़क के मुकाबले मजबूत भी है, टिकाऊ भी है। 8 साल पहले जो हमने 2 सड़कें बनाई थी वो अभी तक वैसे ही हैं, मजबूत हैं, उसमें ना ही कोई दरार आई है ना ही वो कोई क्रैक हुआ है। तो उस मुहिम से तो पता चलता ही है कि हाँ, ऐसी सड़कें बनाई जा सकती हैं। लौ नगरी जमशेदपुर में सड़क चौड़ीकरण का काम जारी है। अभी सड़क निर्माण में 15,000 किलोग्राम प्लास्टिक का इस्तेमाल हो चुका है। निर्माणाधीन सड़कों की कुल लंबाई 54,990 वर्ग मीटर है। खास बात यह है कि पानी के संपर्क में आने से ये सड़कें नहीं टूटती। प्लास्टिक के इस्तेमाल से इनकी लाइफ बढ़ती है। अभी प्लास्टिक के इस्तेमाल से 4 सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिनमें भुइयाडीह रोड, एग्रीको रोड, लाल बाबा फाउंड्री सड़क और ओसी रोड शामिल हैं। पर्यावरण खराब नहीं होगा, दूषित होता है पर्यावरण, जो उस कम होगा और वातावरण अच्छा रहेगा। प्लास्टिक जो जहां तहां फेंका हुआ रहता है, प्लास्टिक वेस्टेज से ही बनता है। अब ये भी जानिए कि कैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल सड़क बनाने में होता है। हर दिन जुस्को कंपनी प्लास्टिक कचरा उठाती है।
इसके बाद कचरे से प्लास्टिक को अलग किया जाता है, उसकी सफाई होती है और छोटे छोटे टुकड़ों में उसकी कटाई की जाती है। प्लास्टिक के टुकड़ों में केमिकल मिलाया जाता है। मिश्रण को 165 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और गिट्टी के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल होता है और ऐसे बनती है फुल प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग सड़क। जुस्को के कमाड़ क्षेत्र के अलावा जमशेदपुर अक्षेस, मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर निगम से लगभग रोजाना 350 टन कूड़ा निकलता है, जिसका इस्तेमाल भी आने वाले दिनों में सरकार की संभावित सड़क योजनाओं की मदद से होगा। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और आप न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। इस बुलेटिन में इतना ही। झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com। नमस्कार।